उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ कितनी रहेगी और कितनी मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th में कितने कितने मार्क्स हैं आप लोगों का सिलेक्शन होगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर पहले ही बता दिया था कि कौन-कौन से अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो अगर कैटेगरी वाइज़ आपके आंगनबाड़ी केंद्र में सीट रिज़र्व है, तब तो रिज़र्व कैटेगरी को ही वहाँ पे नौकरी मिलेगी। आपके 10th 12th के कितने अच्छे मार्क्स हैं वो मायने ही नहीं रखता। और अगर सीट अनरिज़र्व्ड है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा 10th के मार्क्स का, 12th के मार्क्स का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स का। अब मान लेते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में सीट रिज़र्व है विधवा के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ विधवा का ही सिलेक्शन होगा। अगर 2 विधवाओं के नंबर बराबर हैं, तो ऐसे में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ेंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट इम्पोर्टेंस विधवा को दी जाएगी। अब मान लिए इससे पहले कोई अभ्यर्थी आंगनवाड़ी सेविका पद पर कार्य कर रहा था, उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन किया, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर सेविका को वरीयता दी जाएगी, ना कि बाकी अभ्यर्थियों को। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में सीट रिज़र्व है या फिर नहीं। और अगर सीट रिज़र्व नहीं है, तब आप लोगों की मेरिट के ऊपर चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का स्टूडेंट नेम भी गिवन है, यानी अभ्यर्थी का नाम भी गिवन है, उसका बाकी डिटेल्स भी गिवन है, केंद्र कोड भी गिवन है, सारी जानकारी है, बाकी जानकारियों को हाइड कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आरक्षित श्रेणी, तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर सीट रिज़र्व नहीं है। सीट रिज़र्व नहीं है, इसका मतलब है कि SC, ST, OBC इस तरह के अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है वो प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रेफ़रेंस मिलेगी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबरों की, क्योंकि यहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं है। देखिए, सीट रिज़र्वेशन के बाद 10th 12th के मार्क्स चलेंगे। तो मान लिया आपके 9th में है 60%, तो 60 को 10 से डिवाइड करो, आपको 6 नंबर मिल जाएँगे। अगर आपके 12th में है 45%, तो 45 को 10 से डिवाइड करो, आपको 4.5 नंबर मिल जाएँगे। तो 10th और 12th के मार्क्स को 10-10 नंबर से डिवाइड करें और आप लोगों को आपका स्कोर मिल जाएगा कि 10th के कितने नंबर मिले, 12th के कितने नंबर मिले। ग्रेजुएशन के 2 नंबर मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन के 2 नंबर दिए गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर दिए गए हैं। अब आपका 10th के परसेंटेज के अनुसार, 12th की परसेंटेज के अनुसार, ग्रेजुएशन के 2 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर, सारों को मिलाकर आप लोगों का जोड़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले अभ्यर्थी को 10th के अनुसार 7.3 नंबर मिले हैं, 12th के अनुसार 6.620 नंबर मिले हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, और सारे नंबरों को जोड़कर 13.987 यहाँ पर स्कोर बना है। तो इनका हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ पर एक और अभ्यर्थी हैं जिनके 10th में 62% है, लेकिन ऊपर वाले अभ्यर्थी के 73% हैं। देखिए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी के +2 में 47.2% है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके +2 में 66.2% मार्क्स हैं। अब जो नीचे वाला अभ्यर्थी है, इसके 2 नंबर ग्रेजुएशन के भी जोड़े गए हैं, लेकिन 10th 12th ग्रेजुएशन के नंबरों को जोड़कर भी इनका स्कोर 12.92 है। और ऊपर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके 10th और 12th में ही बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, और 10th और 12th का यहाँ पर 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसको जोड़ने पर इनका स्कोर 13.987 बन जाता है। तो ऐसे में जो है वो इसी अभ्यर्थी का चयन हो रहा है जो टॉप के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, सीधे-सीधे तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर किसी बच्चे के 10th और 12th में 100% मार्क्स होंगे तो उनको 10 नंबर 10th के मिलेंगे, 10 12th के मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ पर ग्रेजुएशन के मिलेंगे, 3 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल 25 नंबर के अनुसार आप लोगों का मेरिट बन रहा है। लेकिन 10th और 12th के मार्क्स जो हैं वो किसी के 100 और 100% तो होंगे नहीं, तो ऐसे में मेरिट स्कोर किसी का भी 25 होगा ही नहीं। और यहाँ पर 10th और 12th में जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके अनुसार आपका स्कोर बढ़ रहा है। 70% वालों को 7 नंबर मिल रहे हैं, 90 वालों को 9 मिल रहे हैं, और ग्रेजुएशन के फिक्स 2 नंबर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के फिक्स 3 नंबर हैं। तो यहाँ पर एक ओवरऑल मेरिट बनेगी। अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग ब्लॉक्स में मेरिट अलग-अलग हो सकती है, लेकिन 10th के जितने मार्क्स, आपके 12th के जितने मार्क्स, आपने ग्रेजुएशन की है आपको बेनिफिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपको बेनिफिट है। तो यहाँ पर मेरिट अलग-अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर 13 नंबर वालों का चयन हुआ है, कहीं पर मेरिट जो है वो 18 और 19 भी मिल सकती है, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 नंबर और जोड़ दूँ तो यहाँ पर और नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों की मेरिट बन रही है। आप लोगों का मेरिट स्कोर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।